आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है क्या? जस्ट मुझे बता देना, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर दिख रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे दोस्तों वो है एडजस्टमेंट एंट्रीज। क्या है? एडजस्टमेंट एंट्रीज। इन्होंने यहाँ पे फाइनेंशियल 2 नाम से रखा है। फाइनेंशियल 1 में हमने ट्रेडिंग अकाउंट देखा, उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखा और बैलेंस शीट देखा, वो चीज तो हमने देखी। अब हमने ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, इनको बनाते वक्त हमें क्या करना पड़ता है? कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। तो उन्हीं के बारे में आपको एक अलग से टॉपिक रखा है फाइनेंशियल 2 नाम से। तो इसमें कुछ नहीं करते हैं, क्लोजिंग के वक्त मैचिंग कंसेप्ट को मद्देनजर रखते हुए जो हमें एडजस्टमेंट्स करनी होती है उनको हम करते हैं। मैचिंग कंसेप्ट को मद्देनजर रखते हैं हम, और एक्रूअल कंसेप्ट को फॉलो करके जो जो हमें एडजस्टमेंट करनी होती है वो हम करते हैं। तो हमें बेसिकली सीखना कि एडजस्टमेंट एंट्रीज किस तरह की होती है। इसके लिए ऑलरेडी मैंने 3 लेक्चर्स लाए, आप 2 लेक्चर बोल सकते हो, एक तो आधी क्लिप थी छोटी सी। 2 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी एडजस्टमेंट एंट्रीज पे लाया है, प्लीज उनको देख लेना, तब आपको ये समझ आए। ये कुछ एग्जांपल्स ने दी है जहां पे हमें एडजस्टमेंट्स करनी होती है। मैं जस्ट इसको थोड़ा थोड़ा रिकॉल करता हूँ, अदरवाइज ये हमने कवर कर दिया है। मैं स्टार्ट करता हूँ क्लोजिंग स्टॉक से। जब हम परचेज करते हैं गुड्स को, तो हम उस सबको परचेज को एक्सपेंस बोलते हैं। मैं उसको नॉमिनल मानता हूँ, फिर उसको एज एन एक्सपेंस डालता हूँ। बट एट द ईयर एंड में बोलूंगा भाई मेरा तो सारा माल तो बिक ही नहीं गया। जब मेरा सारा माल बिक नहीं गया तो मैं सारे को एक्सपेंस कैसे मानूंगा? तो हम क्या करते हैं, जितना माल मेरा बचा हुआ होगा उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो वो मेरा एसेट हो गया, वो तो मेरा एक्सपेंस नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, एक एंट्री पास करता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करता हूँ और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करता हूँ। क्यों? ये जो परचेज है मेरा, ये जो परचेज है मेरा मेरे दोस्तों, इसको मैं सारे को ट्रेडिंग अकाउंट में लेता हूँ। तो मैंने एंट्री कर दी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। जस्ट एक मिनट मुझे देना, मुझे चाहिए एक ब्लैंक पीडीएफ। तो एक मिनट में, आपको ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है? यस सर ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है। हाँ, यहां पे मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया, ठीक है ना। जब मैंने परचेज को सारे को खर्चा माना, तो मैंने उस खर्चे को क्या लिया, ट्रेडिंग अकाउंट में ले लिया। मैंने किया ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। इस तरह से मैंने परचेज का एक्सपेंस सारा ट्रांसफर कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट में, 10 लाख का। तो इस तरह से ये तो डेबिट है और एक क्रेडिट है। तो मैंने एक्सपेंस डाला 10 लाख का, बट मैंने तो पूरा माल तो यूज ही नहीं किया, ये परचेज 10 लाख का, इसमें से 3 लाख का माल बचा हुआ है। तो यहाँ पे मैं 10 लाख का एक्सपेंस डाल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि एक्सपेंसेस का क्या होता है, डेबिट बैलेंस। तो यह मैं डेबिट कर रहा हूँ 10 लाख, बट 10 लाख तो खर्चा हुआ ही नहीं है, खर्चा तो 7 लाख हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्रेडिट कर रहा हूँ 3 लाख। तो मैं क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। और फिर ये क्लोजिंग स्टॉक क्या जाता है, जब मैंने डेबिट कर दिया इसको, तो ये एक अकाउंट बाद में क्रिएट हो गया। अब ये क्लोजिंग स्टॉक मेरा एसेट बन गया। अब ये फिर बैलेंस शीट में जाता है एसेट साइड में, स्टॉक नाम से, 3 लाख का। और फिर अगले साल का ये बनता है ओपनिंग स्टॉक, फिर अगले साल का बनता है ओपनिंग स्टॉक। फिर हम एंट्री करते हैं पास ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। फिर हम एंट्री करते हैं पास ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, जब हम ओपनिंग बुक्स खोलते हैं, टू क्लोजिंग स्टॉक। फिर ये 3 लाख ओपनिंग स्टॉक बन गया। फिर अगले साल हम बोलते हैं कि भाई ये तो फिर मानेंगे कि ये तो बिक गया, तो इसको फिर ट्रेडिंग स्टॉक में, ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। तो मुझे बता दो, क्या आप लोगों को ये वाली एडजस्टमेंट एंट्री समझ आ गई? क्लोज स्टॉक की एडजस्टमेंट एंट्री समझ आ गई? तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, जब आपने ये एंट्री पास कर दी क्लोज स्टॉक अकाउंट डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट, तो हमने क्या कर दिया, इसको ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इसको क्रेडिट साइड में ले लिया और बैलेंस शीट में ये एज एन एसेट आएगा। ये जो मैंने एडजस्टमेंट एंट्री करी मेरे दोस्तों, क्या ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट एंट्री समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर, ये हमें समझ आ गई। अब अभी कभी कभी क्या करते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट से पहले ही इसको एडजस्ट करते हैं, तब हम एंट्री करते हैं। हम बोलते हैं नहीं, मैंने जो परचेजेस 10 लाख का माना था, मैंने जो परचेज 10 लाख का माना, रियलिटी में तो मेरा एक्सपेंस 7 लाख का ही हुआ परचेज का। तो मैं परचेज के एक्सपेंस को कम करके क्या करता हूं, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट करता हूं 3 लाख से, और परचेज का एक्सपेंस जो मैंने बढ़ा दिया था उसको कम करता हूं टू परचेज 3 लाख। अब जब मैंने परचेज 7 लाख ही रखा
और उसके बाद मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा। यहाँ पे जब मैंने 7 लाख ही रखा तो फिर क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ लेने का कोई जरूरत नहीं है। फिर मैंने जो एंट्री करती क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब क्योंकि परचेज मैंने डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट में ले लिया 7 लाख ही, तो क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे क्रेडिट करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि एक्सपेंस 7 लाख ही गया, फर्दर उसमें से 3 लाख कम करने की जरूरत नहीं है। और डायरेक्टली फिर हम क्लोजिंग स्टॉक को कहां पे लेते हैं मेरे दोस्तों, बैलेंस शीट में लेते हैं। फिर क्लोज स्टॉक बैलेंस शीट में जाता है। वो जो किसी को डाउट आता है कि सर क्लोज स्टॉक कभी कभी वो ट्रेडिंग अकाउंट में लेता है और कभी कभी वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में लेता है, दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट। आई होप आपको ये चीज भी समझ आ गई। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात मैं थोड़ा सा तेज जाऊंगा, जहां पे रुकना होगा तो बता देना प्लीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब एट द ईयर एंड देयर आर सम एक्सपेंस व्हिच यू हैव नॉट पेड एंड एज पर द एक्रूअल कांसेप्ट यू हैव टू बुक देम इन द एज एक्सपेंस। तो आप क्या करते हो, जैसे सैलरी आपने 11 महीने की दी है, लास्ट मंथ की सैलरी आपने नहीं दी है, 31 मार्च को आपने सैलरी नहीं दी है, क्योंकि आपकी पॉलिसी है कि आप 7 अप्रैल को देते हो, 7 ऑफ द नेक्स्ट मंथ देते हो, बट ये खर्चा मार्च का है तो मार्च में जाना चाहिए, तो आप सैलरी एक्सपेंस को डेबिट करते हो और सैलरी आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट करते हो, ठीक है ना। या आप एंट्री करते हो, एडजस्टमेंट एंट्री करते हो, तो एडिट टू द रेस्पेक्ट एक्सपेंस ऑन द डेबिट साइड। तो जो सैलरी का एक्सपेंस है उसको डेबिट करेंगे, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एंड इज अ लायबिलिटी, तो इट इज शोन ऑन द बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड, क्योंकि आपको पे करना है, और जब हम इसको फिर बाद में पे करेंगे तब हम एंट्री करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है दोस्तों। तब दोबारा से खर्चे की चीज नहीं डालेंगे। बट अगर कभी आपने प्रीपे इंश्योरेंस कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस कर दिया, एक्सपेंस हुआ नहीं था बट आपने एडवांस में दे दिया, इसकी मैं एग्जांपल देता हूं, आपने इंश्योरेंस कर दिया गाड़ी का या किसी चीज का। अब इंश्योरेंस आपने सपोज 1 अक्टूबर को कर दिया, तो इंश्योरेंस तो पूरे साल का रहता है, तो वो 30 सितंबर तक का है, बीच में अकाउंटिंग ईयर आया तो आधे साल का इंश्योरेंस इस साल के लिए जाना चाहिए, आधे साल का इंश्योरेंस इस साल के लिए जाना चाहिए। बट जब आपने इंश्योरेंस पे कर दिया, आपने कर दिया इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश 2000, बाद में पता चला नहीं नहीं भाई इसको तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो जब एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे तब हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस का खर्चा जो हमने 2000 डाला था वो 1000 ही है, तो उस खर्चे को हम कम करेंगे और हम क्या करेंगे, एक्सपेंस को कम करेंगे और प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। तो मेरे दोस्तों हम एंट्री करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस, जो कि मेरा एसेट रहेगा, उसको डेबिट करूंगा और एक्सपेंस को मैं क्रेडिट करूंगा। इस पे आपको क्वेश्चन भी आया था मेरे दोस्तों, तो याद रखो इस पे आपको इन नीचे वालों में से आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है। ये आपके एग्जाम में मेरे दोस्तों आ गया था कि इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी, डिट्टो यही क्वेश्चन आया था कि इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी। So the correct answer was prepaid expense account debit to expense account. So it is deducted from the respect to expense from the debit side and then it's shown on the asset side of the balance sheet as in prepaid expense. ठीक है दोस्तों, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। अब उल्टा, हाँ दोस्त। सर एक क्वेश्चन है सर। जी सर जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था उसका तो आंसर ये नहीं था, और सर जब आपने भी एक्सप्लेन किया, आपने उसमें सर बताया कि उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, उसमें आ रहा था प्रीपेड। इधर तो एडजस्टमेंट एंट्री है ना, ये हम एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं और यही होगा। ये आंसर ये आंसर नहीं था उसमें, यही आंसर उल्टा था। प्रीपेड एक्सपेंस क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट, यही आंसर था मेरे दोस्त। एक बार दोबारा देखना कौन बोल रहा है, मोहम्मद अब्बास। अब्बास भाई एक बार, अब्बास भाई दोबारा देख लेना, यही था एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रीपेड एक्सपेंस था। तो प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे। बच्चों को क्या लग रहा था कि हम प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे, वो तब होता जब हमें पहले ही पता होता ये प्रीपेड एक्सपेंस है। बट जहां पे एडजस्टमेंट एंट्री लिखा होगा तो बाद वाली एंट्री होगी, प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और एक्सपेंस को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि पहली बार हमने एक्सपेंस को डेबिट किया था। अब दोबारा से क्वेश्चन को देखना मेरे दोस्त, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है, क्वेश्चन को देखना और आंसर को भी मुझे मेरे साथ बात कर देना, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ओके सर। करियो विन म्यूट। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, सारे अपने आप को म्यूट करो। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, इनकम आपको अर्न हो गई है बट रिसीव नहीं हुई है, ठीक है ना। इसकी मैं एग्जांपल देता हूं, आपने बैंक में एफडी लगाई है, एफडी लगाई आपने 5 साल की, तो इनकम तो हर साल एक्रू हो जाएगी, बट आपको तो मिलेगा नहीं, आपको तो 5 साल बाद मिलेगा। वो दैट इज अ टिपिकल केस ऑफ इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक्रूड इनकम एज एन एसेट क्रिएट करते हो, उसको डेबिट करते हो। एक्रूड इनकम ये हमें रिसीवेबल बन जाएगा, इसको हम डेबिट करते हैं और इनकम को क्रेडिट करते हैं, इंटरेस्ट इनकम को हम क्रेडिट करेंगे। तो एडिट टू रेस्पेक्ट टू इनकम ऑन द क्रेडिट साइड, पीएनएल में उस इनकम को बढ़ा देंगे जो इंटरेस्ट मुझे मिला है, उस अभी तक सपोज 10,000 का मिला था और 5,000 का एक्रू हुआ है, तो पूरा मैं लेता हूं
15,000, ठीक है ना, और ये 5,000 मुझे मिलना है, तो इसको मैं एसेट ट्रीट करूंगा। तो और उस एक्रूड इनकम को मैं एसेट साइड से दिखाऊंगा और इस इनकम को मैं फिर पीएनएल में लूंगा। ठीक है दोस्तों, ये डबल एंट्री होती है ना मेरे दोस्तों, डबल एंट्री के दो इफेक्ट होते हैं। तो एक्रूड इनकम डेबिट हुआ, इनकम को क्रेडिट किया, इस इनकम को फिर कहां लेते हैं, पीएनएल में, और इस एक्रूड इनकम को क्या लेते हैं, बैलेंस शीट में। अब उल्टा अगर हो गया, इनकम आपने एडवांस में रिसीव कर दी, तो जो आपने इनकम दिखा दी, सपोज मैंने अपनी शॉप मेरी जो है मैंने वो रेंट पे दे दी है, मेरी श्रीनगर में शॉप है, मैंने उसको रेंट पे दे दिया, तो मुझे रेंट आता है। सपोज उसने मुझे 3 महीने का रेंट एडवांस में दे दिया, किसका, उसने दिया मुझे फरवरी, मार्च और अप्रैल का। अब अप्रैल का रेंट तो मुझे एडवांस में दे दिया, तो वो तो अप्रैल की इनकम होनी नहीं चाहिए, वो तो उस साल की इनकम होनी चाहिए, तो मैंने तो उसको इनकम में लिया, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। तब एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगी, इनकम को मैं डेबिट करूंगा, और इनकम रिसीव्ड एडवांस में अपनी लायबिलिटी खड़ी करूंगा, और उसको फिर अगले साल एडजस्ट करता हूं, तब मैं एंट्री करूंगा फिर अगले साल इनकम रिसीव्ड एडवांस को डेबिट टू इनकम, उसको मैं अगले साल की फिर इनकम लूंगा। ठीक है ना, तो वो इनकम रिसीव्ड एडवांस मेरी लायबिलिटी है। ठीक है ना, और इसको हम अपनी इनकम से कम करते हैं। किसी को किसी में भी डाउट होगा तो दोस्तों मुझे बता देना। नाउ द सिक्स्थ पार्ट इज द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की बात है, हमने बाकी एसेट सब कुछ कर दिया, एक्सपेंस बुक कर दिए, अब नॉन कैश एक्सपेंस डेप्रिसिएशन की बात आएगी मैचिंग कंसेप्ट से। तो डेप्रिसिएशन इज माय एक्सपेंस, एक्सपेंस को डेबिट करूंगा और उससे एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो एसेट को कम करूंगा, तो डेप्रिसिएशन फिर पीएनएल में डेबिट साइड में लूंगा, और लायबिलिटी जहां तक बैलेंस शीट की बात है, बैलेंस शीट में उस एसेट की वैल्यू से वो कम करते हैं, तो एसेट हो गया तो एसेट की वैल्यू से वो कम हो जाएगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड डाउटफुल डेट्स। अगर आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कर दिया, तो क्या होगा, एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करोगे और आप प्रोविजन क्रिएट करोगे। ठीक है ना, प्रोविजन को क्रिएट करोगे। यहाँ पे बैड डेट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे प्रोविजनिंग की बात हो रही है, तो आप अपने प्रॉफिट को कम करते हो और प्रोविजन क्रिएट करते हो। ठीक है ना, उसके बाद ये प्रोविजन कहाँ पे रहता है, प्रोविजन हम डेटर से कम करते हैं और इसको एज एन एक्सपेंस डालते हैं पीएनएल में। ठीक है, बेसिकली हम अपने प्रॉफिट्स कम करते हैं कि हमें लगता है कल को कोई डेटर बैड हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम पीएनएल में डेबिट साइड लेते हैं, अपने प्रॉफिट लॉस को कम करते हैं और इसको फिर बैलेंस शीट में प्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर मेरे डेटर्स 10,000 से है तो उसमें माइनस करता हूँ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2,000, तो नेट डेटर्स में दिखाता हूँ 8,000। प्रोविजन फॉर बैड डेट में अगर किसी को डाउट है तो मुझे बता दो, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मुझे बता दो। प्रोविजन फॉर बैड डेट में किसी को कोई डाउट? सर दोबारा से ये वाला रिपीट कर दो। प्रोविजन फॉर बैड डेट? यस सर। वैसे ये भी मैंने 4-5 जगह तो बोला ही है, आज 6ठी जगह और बोलता हूँ। वर्ड था प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, एक होता है बैड डेट्स, दूसरा होता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बैड डेट का मतलब क्या होता है, जो बैड हो गया, तो आएगा कहां से, पहले सर पर कभी ना कभी क्रेडिट सेल हुई होगी, क्रेडिट सेल होगी, उसकी वजह से डेटर क्रिएट हो गया। अब ये डेटर ऐसा निकला जो पैसा नहीं देगा। अगर मुझे पता है कौन सा डेटर पैसा नहीं दे रहा है, एक बंदा है उसने मुझसे पैसे लिया, अब वो नहीं दे रहा, तो मेरा बैड डेट हो गया। जब वो बैड डेट हो गया और मुझे पता चला कि डेटर बैड हो गया, तो मैं बैड डेट का एक्सपेंस डालता हूं, तो मैं एंट्री करता हूं तब बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, डेटर को खत्म कर लेता हूं। 1,000 का सपोज डेटर था और ये बैड डेट मेरा एक्सपेंस हो गया, इसको मैं पीएनएल में लेता हूं, फिर एंट्री करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। आई होप ये समझ आया होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। इस तरीके से मेरा ये 1,000 का नुकसान हो गया जो पीएनएल में जाएगा। व्हाट इफ मेरे 1 लाख के डेटर है और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के हिसाब से एंटिसिपेट प्रॉफिट प्रोवाइड फॉर नो लॉसेस, मैं मानते रहता हूं जो उधार में माल बेचता हूं मैं, तभी तो उधार का हम महंगा बेचते हैं, उधार का माल तभी महंगा बेचते हैं क्योंकि देयर इज अ रिस्क कि बंदा पैसे ना देगा। तो अगर मुझे लगता है कि नॉर्मली ऑन एन एवरेज 5% डेटर्स मेरे बैड होते हैं, बट मुझे तो नहीं पता कौन सा डेटर मेरा बैड होगा, तो क्या मैं हर डेटर को थोड़ी उसके बैलेंस से खुद ही 5% कम करूंगा? क्यों, कोई डेटर होगा जो पूरा देगा, मुझे नहीं पता कौन सा डेटर बैड होगा, उस केस में मैं प्रोविजनिंग करता हूं। जो मैं ये बैड डेट का 1,000 रुपया डालता है ये तो मैं डाल ही दूंगा,
बट अब मुझे नहीं पता कौन सा डेटर बैड होगा, तो मैं प्रोविजनिंग करता हूँ प्रॉफिट से। मेरा अगर प्रॉफिट अभी तक कितना आया है, सपोज 1 लाख प्रॉफिट है मेरे पास, तो मैं नहीं मानूंगा मेरा 1 लाख प्रॉफिट है। एंड डिस्प्लेड नो प्रॉफिट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस, आई एम एक्सपेक्टिंग that there will be a loss in the form of bad debts, but that loss will occur in future। 31 मार्च को मेरे 1 लाख के डेटर्स है, बट मुझे नहीं पता है कि कौन बैड हो जाएगा, बट मुझे इतना आइडिया है ऑन द बेस ऑफ द एस्टिमेट्स कि 5% डेटर बैड हो सकते हैं मेरे, तो मैं प्रोविजनिंग करता हूँ। तो प्रोविजनिंग जब मैं करूंगा तो मैं क्या करता हूँ, अपने प्रॉफिट से पैसा निकालता हूँ, जिस तरह मैं यहाँ पे बैड डेट को दिया था ऐसे ही मैं एंट्री करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब मुझे लगता है डेटर 1 लाख के हैं, 5% बैड हो सकते हैं, तो फ्यूचर में कितना लॉस हो सकता है, 5,000। तो 5,000 की मैं प्रोविजनिंग करता हूँ, और अभी मैं किसी भी डेटर को लेस नहीं करूंगा, तो मैं एक रिजर्व क्रिएट करता जाता हूँ। हालांकि रिजर्व नहीं होता, प्रोविजन रिजर्व में फर्क होता है। मैं प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट करता जाता हूँ। बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया, जो मेरा प्रॉफिट था उसमें से आधा पैसा निकाल के एक सेपरेट अकाउंट में रखा। कल को सपोज क्या हो गया मेरे दोस्तों, इन 5,000 की जगह 3,000 मेरे बैड डेट हो गए, मेरे 3,000 बैड डेट हो गए। फाइनली मेरे 3,000 बैड डेट हो गए, तब मैं एंट्री क्या करता हूं, ये एंट्री करूंगा बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर 3,000। अगले साल जब बैड डेट्स हो गए 3,000 के, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर करूंगा 3,000। और अब इस बैड डेट को, जो मेरा अब ये बैड डेट हो गया मेरे दोस्तों, जो मेरा अब ये बैड डेट हो गया, ये बैड डेट हो गया 3,000। अब इसको मैं पीएनएल में नहीं लूंगा, क्योंकि पीएनएल से मैंने ऑलरेडी प्रोविजनिंग करके रखी थी। पीएनएल से मैंने ऑलरेडी 5,000 निकाल के रखा था, बैड डेट 3,000 का हो गया, प्रोविजन मैंने 5,000 का किया था क्रेडिट बैलेंस। अब इस प्रोविजन में को मैं डेबिट करूंगा, तो मैं एंट्री करूंगा प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट 3,000 टू बैड डेट। तो इस चक्कर में क्या हो गया, अब मैं बैड डेट को पीएनएल में नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रोविजनिंग करके रखी थी। अब मेरे पास प्रोविजन में जो बैलेंस बचा है 2,000। ठीक है मेरे दोस्तों, फिर क्या होगा, सपोज फिर ये बात आएगी कि नहीं अब तो हमें अगले साल, सपोज अगले साल हमारे 50,000 के बैड डेटर है, 50,000 के डेटर है, मुझे पूरा बोलने दो। अगले साल सपोज 50,000 के डेटर है, और एक्सपेक्टेड है कि 10% ये 5% डेटर्स बैड होंगे, तो कितना प्रोविजन होना चाहिए, 5,000 इंटू 5%, 2,500 का प्रोविजन होना चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी कितना प्रोविजन करके है, 2,000 का बैलेंस बचा है, तो अब मुझे सिर्फ कितना चाहिए, 500 और, तो मैं 500 की एंट्री करूंगा। तो मैं पीएनएल से सिर्फ 500 रुपए निकालूंगा अगले साल टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 500। इस तरीके से ये प्रोविजन की गेम चलती है। समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बता दो, टाइम बहुत कम है। नहीं, ये जिसने क्वेश्चन पूछा था मैं उससे पूछ रहा हूँ, इशू नाम था जिसने क्वेश्चन पूछा था। जी सर आ गया। अजय ठीक है, आगे चले। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, अब ये था बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट। और क्या हो सकता है, अब जो डेटर बैड नहीं होंगे, जैसे मैंने 1 लाख के डेटर है, अब मुझे लगता है 5% तो बैड हो जाएंगे, 95 तो फिर भी मुझे लगता है ना कि यार वो तो पैसा दे देंगे। तो अगर मेरी पॉलिसी है मैं डेटर्स को कैश डिस्काउंट देता हूँ जब वो पेमेंट करते हैं, तो मैं इसकी भी प्रोविजनिंग करूंगा। ठीक है ना, जो डेटर्स अगले साल मुझे पेमेंट देंगे और अगर मैं कैश डिस्काउंट देता हूँ तो मैं उनकी भी प्रोविजनिंग करूंगा। तो इसी तरीके से मैं एंट्री करूंगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। और कल को अगर डिस्काउंट दूंगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर, और उस डिस्काउंट को मैं पीएनएल में नहीं लूंगा बल्कि प्रोविजन से एडजस्ट करूंगा। तो इसको मैं पीएनएल में डेबिट साइड लूंगा, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बैलेंस शीट में इसको डेटर से कम करता हूँ, क्योंकि मुझे फाइनली लगता है कि डेटर अगर मेरे 1 लाख के हैं, सपोज मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, आई यूज व्हाइट पीडीएफ हियर। सपोज मेरे डेटर 1 लाख के हैं मेरे दोस्तों, एंड आई फील दैट बैड डेट्स विल बी 5%, तो मैं प्रोविजन करता हूं। तो मैं बैलेंस शीट में इस तरह से दिखाऊंगा, डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5,000। ठीक है, बचे कितने पीछे, 95,000। अब मुझे लगता है कि अगर मेरे डेटर पैसे देते तो मैं उनको 2% डिस्काउंट देता हूं, तो 95 का 2% कितना होता है मेरे दोस्तों, ना तो अर्धा 1,800। ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि 1,800 का मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो मैं इसकी भी प्रोविजनिंग करता हूं। तो इसको भी लेस करता हूं, लेस प्रोविजन फॉर
डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है ना, ये डिस्काउंट है 1800, और फाइनल डेटर में दिखाता हूँ 8 माइनस 5 माइनस अर्धाशत 3 तो फिर मैं दिखाता हूँ वो 93,200 के डेटर्स दिखाता हूँ। अल्टीमेटली मैं ये दिखाता हूँ फाइनेंस में कि अगर सच में देखा जाए तो मेरी डेटर्स जो रियलाइज हो जाएंगे 93,200 ही मिलेगा मुझे, 5,000 बैड हो जाएगा और 1,800 का मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो इन दोनों को मैं P&L में लूंगा, ठीक है, और बैलेंस शीट में यहां से लेस करता हूँ। आई होप ये आपको समझ आया, ठीक है। आगे चलते हैं मैनेजर्स कमीशन पे। कैसर सर म्यूट कर तो मेहरबानी करे। इसराइल ने पूछा कि सर अगर डिस्काउंट रिसीव हुआ तो डिस्काउंट हमें क्रेडिटर से मिलेगा, नॉर्मली हम उसकी इनकम बुक नहीं करते बिकॉज कंजर्वेटिव प्रिंसिपल पता है, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस, तो इसका हम कोई रिजर्व क्रिएट नहीं करते हैं। कोई अगर करेगा तो मेरे हिसाब से वो गलत कर रहा है, तो उसको कुछ नहीं करते हैं, जब डिस्काउंट मिलेगा तब उसको इनकम लेंगे जिस साल डिस्काउंट मिलेगा। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। मैनेजर्स कमीशन, अगर आपको मैनेजर को कमीशन देना और अभी नहीं दिया तो सीधी बात है मैनेजर्स कमीशन आप एक्सपेंस डालोगे, जिस तरह सैलरी मैनेजर्स कमीशन आप एक्सपेंस डालोगे और कमीशन आउटस्टैंडिंग और डेबिट साइड और यहाँ पे लायबिलिटी साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सोल प्रोप्राइटर में इररिलेवेंट है, सोल प्रोप्राइटर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई वो नहीं होता है, अगर देखोगे इसमें कुछ नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो गया एक्सपेंस और कैपिटल को बढ़ा दिया, और उसकी वजह से फिर क्या करोगे, P&L में इंटरेस्ट को कम करोगे, P&L में उसको एक्सपेंस मानोगे, और फिर जहां तक कैपिटल की बात है कैपिटल को बढ़ाओगे, बाद में वही आ गई, प्रॉफिट कम होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ेगा, नेट इंपैक्ट 0 हो जाएगा। अगर फर्दर बैड डेट हो गए तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर हो गए, मतलब प्रोविजन के बाद में अगर बैड डेट ज्यादा हो गए तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर, बैड डेट आप P&L में एक्सपेंस लेते हो और यहाँ पे डेटर से लेस करते हो। दिस वाज ऑल द समरी अबाउट द एडजस्टमेंट एंट्रीज। नाउ हम जो इसके क्वेश्चन सर मैनेजर कमीशन समझ नहीं आया सर। मैनेजर को कमीशन देनी है, ठीक है ना सर उधर तो ये नहीं लिखा है ना कि ये आउटस्टैंडिंग है, इसको आउटस्टैंडिंग मान लो, एडजस्टमेंट एंट्री है ना दोस्त, ठीक है दोस्त, खुद से एज्यूम करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन। एडजस्टमेंट एंट्री बोला है ना इसने। यस सर हो गया क्लियर। हाँ एडजस्टमेंट एंट्रीज ही हम कर रहे हैं और मैनेजर्स कमीशन की बात लिखा है यहाँ पे इस पे, तो अभी हम इसको यही मान रहे हैं मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन पेएबल करके, है ना, कमीशन आउटस्टैंडिंग करके। मैं क्वेश्चंस पे आ जाऊं। इसराइल का क्वेश्चन है कि सर मैनेजर की कमीशन को हम एडजस्ट क्यों करते हैं। इसका मेरे हिसाब से जो बेस्ट रीजन है वो ये है कि मैनेजर की कमीशन विल बी डेफिनेटली ऑन द प्रॉफिट्स, एंड द प्रॉफिट्स कितने होंगे ये हमें एट द ईयर एंड पता चलेगा। तो हर बार हमें पता नहीं होगा, बिगिनिंग में पता नहीं होगा। मैनेजर्स कमीशन सपोज हम बोलेंगे मैनेजर को भाई तू ये शोरूम जितना अच्छे से चलाएगा तुझे हम 5% प्रॉफिट का हिस्सा देंगे, अब कितना बनेगा उसका 5% वो हमें पता नहीं होगा, तो बैलेंस शीट डेट पे हम उसको सिर्फ प्रोविजनिंग करके रखेंगे, बाद में सेटल करेंगे। दैट इज वाई हम एडजस्टमेंट करते हैं। चलो मेरे दोस्तों, राहुल ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, बोलता है राहुल की ट्रायल बैलेंस से ये इंफॉर्मेशन आ रही है। डेटर आपके 80,000 के, तो अगर मैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाने की कोशिश करूंगा तो ट्रायल बैलेंस भी लुकिंग लाइक दिस, पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट, डेटर्स 80,000, बैड डेट का डेबिट बैलेंस होगा 2,000, प्रोविजन फॉर बैड डेट का क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, आपको समझ आना एंट्री कहां से आ रही है। तो इस तरह से कुछ मेरी ट्रायल बैलेंस होगी, ठीक है ना। अब बोल रहा है इट इज डिजायर टू मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1000। अब हमें लगता है कि भाई जो हमारे प्रोविजन फॉर बैड डेट है ना वो 1000 होने चाहिए। आज की डेट में कितने सर, आज की डेट में ना हमारे जो बैड डेट्स का प्रोविजन है ना वो 4000 है, बट हम बोलते हैं कि हमें 1000 का ही रखना है। स्टेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड इन द P&L अकाउंट। अब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं ना दोस्तों, जरा एडजस्टमेंट एंट्री करो कि ये बता के कि हमें P&L में जो अमाउंट डेबिट करना है क्रेडिट करना है, क्योंकि हमें प्रोविजन 1000 का करना है
और आज की डेट में हमारा प्रोविजन 4000 का है। इससे पहले मैं आंसर बताऊंगा, आई वुड लाइक टू नो आपका आंसर, ठीक है ना। मुझे बता दो कि हमें पीएनएल में क्या करना है इस चीज को, क्योंकि मेरा प्रोविजन 1000 ही होना है, मेरी आज की डेट में प्रोविजनिंग 4000 की है। मुझे प्लीज अमाउंट बता दो, बीबीसीसी मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे अमाउंट बता दो कितना अमाउंट डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। जो अमाउंट है, मैं विवेक बोल रहा है 3000 डेबिट करेंगे, बहित बोल रहा है नहीं, आदिल बोल रहा है 3000, अभिजीत बोल रहा है 3000, मसरूफ बोल रहा है 1000। डेबिट क्रेडिट कोई नहीं बोल रहा है, डेबिट और क्रेडिट भी बोलो। पीएनएल में पीएनएल को डेबिट करना है, पीएनएल को क्रेडिट करना है। क्रेडिट करोगे तो पीएनएल में इनकम आई जाएगी, डेबिट करोगे तो पीएनएल में एक्सपेंस होगा। आई वांट डेबिट क्रेडिट। एबीडी बोल रहा है 3000 डेबिट करना है, अभिजीत शर्मा 3000 डेबिट करना है, जुनैद 1000 डेबिट, विवेक 3000 डेबिट, बासित 3000 डेबिट। जो सबसे पहले सही आंसर देगा उसको उसको मैं मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, मतलब उस चलो उसको मैं कुछ दे देता हूं। सुशांत मेहता 1000 क्रेडिट। सुशांत के साथ कैसर जुड़ गया 1000 क्रेडिट। और कोई सुशांत और कैसर के साथ? रीता शर्मा 1000 क्रेडिट। अब कोई आंसर चेंज करना चाहता है? द करेक्ट आंसर इज 1000 क्रेडिट। कोई और खुद से आंसर चेंज करना चाहता है कि नहीं? मेरे दोस्तों आपका बैड डेट है 2000, आपका बैड डेट है 2000। जो ये बैड डेट 2000 है, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे दोस्तों बना रहे हो, तो इस बैड डेट को पहले प्रोविजन के साथ एडजस्ट नहीं करोगे? तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट 2000 टू बैड डेट्स। तो इन बैड डेट्स को खत्म करेंगे, एक्सपेंस है ना, तो इनको खत्म करेंगे। तो 4000 था, 4000 में से माइनस 2000 हो गया, बचा कितना? बचा 2000। अब मेरे पास 2000 का क्रेडिट बैलेंस है, मुझे रखना कितना है? 1000। तो 1000 का फालतू पड़ा है ना, मुझे 1000 ही चाहिए, मेरे पास 2000 का प्रोविजन है। तो इसको मैं प्रोविजन को डेबिट करता हूं, पीएनएल को क्रेडिट करता हूं। तो फिर एंट्री करता हूं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1000 टू पीएनएल। प्रॉफिट लॉस में लेता हूं 1000 का प्रोविजन, क्योंकि मुझे सिर्फ 1000 ही चाहिए, ठीक है ना। तो इस डिफरेंशियल 1000 को मैं क्रेडिट करूंगा, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, 1000 क्रेडिट। तो सुशांत मेहता पहला बंदा था जिसने सही आंसर दे दिया। अभी भी अगर किसी को डाउट है तो हम इस पर थोड़ा सा डेलिब्रेट करेंगे, मजा आ जाएगा फिर। जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। सर थर्ड पे दिया हुआ है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल क्या कहते हैं एंट्रीज। सर एक सेकंड स्क्रीन शेयर करना। हाँ सर, ये लिखा हुआ है सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स सर 4000। हाँ, अगर ये मेंशन नहीं होता तो सर इसका आंसर क्या रहता? अगर लिखा आता प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं है, ये साइलेंट था, आपका कहना मैं इसको रब करता हूं, आपको बोलना है इतना ही लिखा है। यस सर, ऐसा ही है। अब देखो क्या होता है, बैड डेट को मैंने पीएनएल में लेना है, ठीक है ना। तो बैड डेट को पीएनएल में लेना ही, तो ये 2000 हो गया होगा, और पीएनएल को फर्दर 1000 रुपया डेबिट करना है मुझे प्रोविजन के लिए, है ना। तो टोटल 2000 प्लस 1000, तो पीएनएल डेबिट हो जाएगा तब 3000 से। 3000 से। ओके ओके सर, वही ध्यान में रह के ऑप्शन हमने आंसर किया सर, ये देखा ही नहीं। ठीक है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इसको मार्क करो, ठीक है ना। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, समझ आया? ओके सर। अभिजीत मेहनती बच्चा है, ये मुझे क्वेश्चन पूछता रहता है और इसको क्लैरिटी भी अच्छी है, तो इसका मैं नाम ले रहा हूं यहाँ पे। थैंक यू सर।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। सारे मेहनती जितने भी एक ग्रुप में है ना, सारे मेहनती है। अभी तो लगभग 2-3 दिन में तो पूछता ही रहता है कुछ ना कुछ, और अच्छे क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे। अंजू ऐसे हम बात नहीं करेंगे, एक्सप्लेन करो। बात है क्वेश्चन पूछना है कि सर नहीं हमारे हिसाब से 3000 होना चाहिए, इस लॉजिक से होना चाहिए, तब मजा आ जाएगा। अदरवाइज तो एक्सप्लेन करते तो 50 बच्चे हर कोई एक्सप्लेन बोलेगा, आपको कहाँ पे समझ नहीं आया। जैसे इसको डाउट हुआ था अभिजीत को कि सर अगर ऐसा होता तब क्या आंसर होता, और इसने 3000 आंसर दिया था, मैंने देखा था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये सही आंसर बोलेगा, तो इसको ये चीज छूट गई थी। ऐसे अगर आपको डाउट हो रहा है तो वैसे बता दो, नहीं तो फिर एक्सप्लेन करने के लिए मैं पर्सनली समझा देता हूं, क्योंकि यहाँ पे बाकियों का टाइम भी फिर जाया हो जाएगा ना। बाकियों ने जो 3000 डेबिट बोला था, प्लीज आपको क्लियरफाई हो गया कि 1000 ही क्यों आएगा क्रेडिट? हाँ, बासित ने भी 3000 डेबिट बोलता, बासित बोला कि सर हाँ समझ आ गया। अब जॉर्डन फ्रॉम राजौरी वो भी बोल रहा है कि सर हाँ मुझे भी समझ आ गया। विवेक, ये सब ने 3000 डेबिट बोला था, अब ये बोल रहे कि सर हाँ क्लियर हो गया। वेरी गुड, ये फायदा होता है सेशन लेने का, ठीक है ना। अब देखो, इफ द रेंट ऑफ 1 मंथ इज स्टिल टू बी पेड, आज की डेट में मैंने 1 मंथ की रेंट अभी तक दी ही नहीं है। अब एडजस्टमेंट का टाइम आ गया, तो एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। रेंट नहीं दी है तो रेंट का एक्सपेंस तो मानना पड़ेगा, तो इतना श्योर है आपको रेंट को डेबिट करना है और रेंट आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट करना है। क्या कोई ऑप्शन है? यस, डी पार्ट, डेबिट रेंट अकाउंट एंड क्रेडिट द आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। 2 में डी पार्ट, किसी का कोई गलत मतलब कोई ये बोलता है कि नहीं हमारे हिसाब से कोई और आंसर होना चाहिए, जल्दी बता दो। 2 का डी पार्ट। फिर हम 3 पे आते हैं। ठीक है, इफ द रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 2000, बोल रहा है अब उल्टा हो गया था, रेंट हमें एडवांस में ऑलरेडी मिली थी। यहां पे अच्छा से समझ लो मेरे दोस्तों, यहां पे देखा था रेंट अभी तक देना है, जब देना है अभी तक तो कोई एंट्री नहीं होगी, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री होगी, रेंट को डेबिट करेंगे, रेंट आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट करेंगे। बट यहाँ पे रेंट ऑलरेडी मिला था, जब रेंट ऑलरेडी मिला था तो आपने एंट्री क्या की थी? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, क्योंकि हमारा अकाउंटेंट पागल है, उसने एंट्री की है कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, 2000 उसने लिया है इनकम। बट इसकी जब एडजस्टमेंट करेंगे मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से, तो रेंट जो फजूल में 2000 का क्रेडिट लिया था उसको डेबिट करेंगे, और रेंट रिसीव्ड एडवांस हम लायबिलिटी खड़ी करेंगे। तो रेंट को डेबिट करेंगे मेरे दोस्तों, रेंट को डेबिट करेंगे, और रेंट को डेबिट करके रेंट रिसीव्ड एडवांस में अपनी लायबिलिटी खड़ा करता हूं। तो इसका बी पार्ट आंसर है, 3 का बी पार्ट है। किसी का कुछ और ऑब्जर्वेशन है तो जल्दी बता दो। 3 का बी पार्ट, 3 पे आएंगे आप। 3 का बी पार्ट, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो रेंट ऑलरेडी रिसीव हुई थी, अब हम एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं। ये अलग अलग केस है, पहले ये एंट्री हुई होगी, कैश डेबिट हुआ होगा, रेंट को क्रेडिट किया होगा, बट भाई रेंट तो पूरी थोड़ी थी, 2000 तो वापस लेना पड़ेगा। तो रेंट जो मेरी इनकम थी, यहाँ पे रेंट रिसीव की बात हो रही है, मींस रेंट में ले रहा हूं, तो रेंट जो मेरी इनकम थी उसको मैं डेबिट करूंगा और अपनी लायबिलिटी खड़ी करूंगा। लायबिलिटीज का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस क्रेडिट करूंगा। 3 का बी पार्ट, जिसने अभी सी बोला था, विवेक एंड और भी किसी ने बोला था, विवेक और आरती, अपना आंसर चेंज करना चाहोगे कि बहस करना चाहोगे? बाय बहस आई मीन डिस्कशन, ठीक है ना। लिटरल हम बहस, हालांकि वही होता है इंग्लिश में भी, बट हम उसको फिर दूसरे सेंस में लेते हैं। आरती और विवेक जल्दी बता दो। विवेक बोल रहा है सर हाँ क्लियर हो गया। चलो आरती का आंसर मैं देख लेता हूं क्या आ रहा है। सर हो गया क्लियर। चलो 4th पे आते हैं, एग्जाम के लिए उतना रेलिवेंट है नहीं। एनीवेज, इफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज 50,000, अगर आपकी ओपनिंग कैपिटल 50,000 थी एज ऑन 1 अप्रैल 2016, और एडिशनल कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस कर दी 10,000 की 1 जनवरी 2017 को, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, तो आपको बोलना है पीएनएल में आप कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोगे एज ऑन 31 मार्च। तो सिंपल मैथमेटिक्स है,
कि आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अगर अकाउंटिंग में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको मैथमेटिक्स या किसी में इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अगर आपको इंटरेस्ट देना है किसी भी चीज को, 50,000 सिंपल सी बात है, 50,000 पे पूरे साल का लगेगा 10%, और जो 10,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा जितने टाइम के लिए पैसा रहा 3 मंथ के लिए रहेगा। तो 50,000 पे 10% हो गया 5,000, 10,000 पे 10% हो गया 1,000, 12 महीने का 1,000, 12,000, 10,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 हो गया 250, 5,000 प्लस 250 हो गया 5250। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए पार्ट, 5250। किसी का कोई डाउट? सिंपल मैथमेटिक्स है, जितने टाइम पीरियड के लिए पैसा रहेगा उतने टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, या उतने टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 50,000 पे पूरे साल का और 10,000 पे 3 साल का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, बस सिंपल है। 50,000 इंटू 10% इंटू टाइम 1 ईयर, 10,000 इंटू 10% इंटू 3/12, वो आएगा 250। 5,000 प्लस 250 इक्वल टू 5,250। मैं 5th पार्ट पे जाता हूं। इफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹1,000, अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम 1,000 रुपया पे कर दिया, ठीक है ना, मैंने वो इंश्योरेंस दे दिया इंश्योरेंस कंपनी को, मगर उसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस है 3,000 रुपया। मैंने 1,000 का इंश्योरेंस दे दिया, बट उसमें से 300 प्रीपेड इंश्योरेंस है। द अमाउंट ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस इन पीएनएल, पीएनएल में कितना खर्चा जाएगा? मैंने 1,000 का पे किया, 300 प्रीपेड है, 1,000 माइनस 300 700, तो 700 जाना चाहिए पीएनएल में एज एन एक्सपेंस। क्या कोई ऑप्शन है 700? द आंसर इज यस, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, 5th का डी पार्ट। इस तरीके से हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पार्ट 2, जिसमें हमने एडजस्टमेंट एंट्रीज थी, बेसिकली हमने आज की सेशन में एडजस्टमेंट एंट्रीज को रिवाइज भी कर दिया, और उसके बाद हमने ये 5 ही एमसीक्यूज थे, बट 5 अच्छे एमसीक्यूज थे, वो भी हमने कवर कर दिया। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का, जो हम कल करेंगे, और आई होप कि इंटरनेट कल चलेगा। तो किसी को कुछ पूछना है तो बता दो, नहीं तो हम सेशन को क्लोज कर लेते हैं। आज मैंने चैनल का नाम चेंज कर दिया, वो शायद आप लोगों ने देखा होगा। चैनल में से मैंने कॉमर्स हटा के CA लतीफ एकेडमी कर दिया, और चैनल का लोगो भी हमने आज चेंज कर दिया। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो हम सेशन को क्लोज करते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है, CA फाउंडेशन में है, उसने बना दिया है। इनफैक्ट मेरे मतलब अभी जो थंबनेल्स भी नए नए आ रहे हैं वो भी मेरे स्टूडेंट्स ही वॉलंटियर किए हैं। आप लोग भी अगर किसी चीज में वॉलंटियर कर सकते हो आप अपना प्रेपरेशन के बाद, तो कर देना। आरती, हाँ इसकी PDF में ऑलरेडी दिया हूं, मैं दोबारा दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्लीज आरती एडजस्टमेंट लेक्चर्स भी देखो और बाकी लेक्चर्स भी देखो। जो मुझे फील आ रहा है आपने शायद अभी बाकी लेक्चर नहीं देखे हैं, आप उनको देखो तो फिर आपको कंसेप्चुअली ये सारी चीजें समझ आ गए। कोई बात नहीं, ये अकाउंटेंसी में ये दिक्कत तो हो जाएगी आपकी, जो आपका मेन सब्जेक्ट नहीं है तो वहां पे आपको ये दिक्कत हो जाएगी कि आप कर रहे हो तब समझ आ रहा है, फिर बाद में भूल रहे हो। तो कोशिश करो प्लीज, जो भी है ना, जो भी कंसेप्ट है, मैं हमेशा बोलता हूँ कंसेप्ट पे कंप्रोमाइज मत किया करो, कंसेप्ट को लॉजिकली समझा करो। आपको अगर पहली बार में किसी कंसेप्ट को आधा घंटा भी लग रहा है ना समझने में, आई विल बी हैप्पी एनफ कि स्पेंड माई 30 मिनट्स कि आपको समझ आ जाए। बट कंसेप्चुअली किसी चीज को समझ लो, किसी भी चीज को आप कंसेप्चुअली समझ लो। पहले खुद से मेहनत करो समझने की, नहीं आ रहा है फिर भी मतलब लेक्चर्स देख के भी समझ रहे, मुझे अप्रोच करो कि सर हमें ये कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कंसेप्ट पे कंप्रोमाइज मत करो। मैं स्पेसिफिकली आपको अपने सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ, अकाउंटेंसी के लिए। मैं समझ जाता हूँ, ये आपके साथ ही नहीं है, मैं अपने लिए बताता हूँ। जैसे मैं CA फाइनल में था, अब CA फाइनल में जो अकाउंटेंसी तो वो बहुत टफ होती है ना, ये तो आपके वाला तो हमारे लिए बच्चों वाला काम है, पर जो CA फाइनल की अकाउंटेंसी है वो तो बहुत टफ होती है। तो वहां पे भी हमारे साथ यही होता था कि अगर मैंने पढ़ा होता है और फिर मैंने 1-1.5 महीना छोड़ दिया था क्योंकि मैं बाकी सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहा था, फिर वापस आता था तो मुझे लगता था यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है कि
तो सब्र करना होता है और चीजों को कंसेप्चुअली समझना होता है। तो आपको अगर कहीं पे भी कंसेप्ट पे क्लैरिटी नहीं होती है तो प्लीज कंसेप्ट को क्लियर कर दो। फिर भी अगर आप कभी भी भूल जाते हो इस चीज को, रिवीजन के वक्त आपको लगता है कि यार ये समझ नहीं आ रहा क्या चीज है, ये गलत हो रहा है, तो कॉपी पे मेंशन क्या करो कि भाई ये मुझे गलत हुआ था, इस वजह से गलत हुआ था, इसका लॉजिक ये है। इसको लिखोगे ना, फिर दूसरी तीसरी रिवीजन के बाद वो याद ही हो जाएगा आपको कि भाई इसका ऐसा होता है, और कॉपी का पेज नंबर भी याद रहेगा। मैं करता था अपने सीए फाइनल में भी ये चीज, मैं एक कॉपी लेता था, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते उनको वहां पे लिखता था, जो कंसेप्ट मुझे क्वेश्चन करते करते भूल जाता था डालना, जैसे मैं टेक्स्ट में एडिशनल डेफिनेशन डालना भूल जाता था, तो मैं उधर लिखता था एडिशनल डेफिनेशन लेना होता है, फिर दूसरी रिवीजन में भूल जाता, फिर पूरा हाईलाइट करके लिखता था, लतीफ यू फॉरगेट एडिशनल डेप्रिसिएशन। इसी तरीके से मैं करता था। ये होता है दिक्कत। तो इसका यही सोल्यूशन है, प्लीज कंसेप्चुअली क्लैरिटी ले लो, और उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो उसको नोट डाउन किया करो कॉपी पे कि यहां में ये गलती होती है इस क्वेश्चन को करने में। और 1-2 दिन लगते हैं, जब आप 15-20 दिन बाद किसी टॉपिक पे दोबारा आते हो तो 1-2 दिन लगते हैं उस सब्जेक्ट में थोड़ा सा ग्रिप मोमेंटम बनाने की। बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ ही लो, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ अभी जी चैनल बढ़ रहा है ऊपर वाले की कृपा से, और आप लोग भी पढ़ो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो अगर आपको कंटेंट वेंटेंट अच्छा लगता है। अभी कुछ 2-3 प्रोजेक्ट्स मैंने और पाइपलाइन में है जम्मू कश्मीर के एजुकेशन को लेके, दुआ करना कि वो जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा। तो और शायद ऐसा होगा, जो मेरा टारगेट है, विद इन नेक्स्ट 5 years किसी भी बच्चे को ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जम्मू कश्मीर के किसी भी बच्चे को ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एटलीस्ट मतलब जो बेसिक होता है आपका 9th 10th 11th 12th मेडिकल एंट्रेंस, मतलब कितना पैसा फूकते हैं परेपुरा में, कितना पैसा जाता है, एक भी बच्चे को मेडिकल एंट्रेंस के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे। उनके घर तक क्वालिटी कंटेंट में लाऊंगा, मुझे दिल्ली से मुंबई से कहीं से भी फैकल्टीज लानी पड़ेगी, वो मैं लाऊंगा, बट उसके लिए मुझे 1-2 प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहा हूँ। आप सब दुआ कर देना कि वो सक्सेसफुल हो जाए, और इंशाल्लाह फिर किसी भी बच्चे को मतलब पैसों की, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है बट वो बहुत दूर होते हैं, मतलब जिनके पास पैसा होगा उनको भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, और जिनके पास नहीं है उनको भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आज जो हमने टैगलाइन चूज कर दी, दैट इज एजुकेशन फॉर ऑल। कोने कोने कश्मीर, जम्मू कश्मीर के कोने कोने पे एजुकेशन पहुंचनी चाहिए। वो बच्चे जो मतलब आप में से जो कश्मीर से है उनको पता होगा, या जम्मू में भी आप उसी हिसाब से लगा सकते हो, जो दूर दराज इलाके में रहते हैं वो जाके सिटी में नहीं आ सकते। कश्मीर के सारे बच्चे श्रीनगर सिटी में नहीं आ सकते, पारीपुरा में रेंट पे रहना, 4-4-5 हजार रेंट के देना, और फिर ट्यूशन की फीस। इस तरह से जम्मू के जो दूर दराज इलाके से वो बेचारे रजौरी और बाकी सब जगहों से जम्मू सिटी में नहीं आ सकते हैं 5,000 पीजी का रेंट देके। मैं खुद रहा हूँ जम्मू में, 5 साल में जम्मू में रहा, तो पीजी का रेंट कम से कम 5,000 होता है, विद फूड तो 6,000 का हो जाता है। वो सारी चीजें हर कोई बच्चा एफोर्ड नहीं कर सकता है, और जब से कुछ सालों से तो इकोनॉमी और भी हालत खराब हो गई है। तो हमारा मिशन है, ये सब चीज है कि क्वालिटी कंटेंट हो जाएगा, किसी भी बच्चे को मतलब फी देने की जरूरत ना पड़े, तो बस आपकी दुआ होनी चाहिए उसमें। हाँ अभिजीत, वो चीज है कि सोर्सेज की कमी है, अदरवाइज जम्मू कश्मीर में बहुत टैलेंट है, और उस पर हम वर्क करेंगे। इंफॉर्मेशन सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं हम। फिर स्कूल में अगर हमारी टीम अच्छी रहेगी तो हम स्कूल्स में, लोकलिटीज में जाएंगे, वहां पे उनको इन्फॉर्म करेंगे, उनको इंटीमेट करेंगे। मैं कैरियर काउंसलिंग के बारे में भी सोचता हूँ, काउंसलिंग सेल रहेगा मेरे चैनल का, जहाँ पे हम बच्चों की काउंसलिंग किया करेंगे कि वो किस कॉलेज में जाए, उनका इंटरेस्ट किस में है, अगर एकेडमिक्स के बाहर भी किसी आर्ट्स वार्ट्स में उनका इंटरेस्ट है, वहां भी उनको हम गाइडेंस ले लेंगे। और भी कुछ चीजें हैं जो मैं अभी सारी चीजें नहीं बोल सकता, बता देंगे, बस आप दुआ कर देना। ठीक है, आई थिंक और तो कोई डाउट नहीं है आज का। गुलाम कादिर, जो आपका सवाल है ना, इस पे भी मैं वर्क कर रहा हूँ सफिया के साथ मिलके, बट अभी अगर वो होगा तो उसका चैनल अलग आएगा, और उसमें बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है, क्योंकि जो एजुकेशन, ये वाली एजुकेशन होती है, ये कॉमन होती है, उसमें तो बहुत सेक्टोरल डिफरेंस वो सारी चीजें आती है, तो वो बहुत मुश्किल हो पाता है कभी कभी, और इंशाल्लाह उस पर भी वर्क करेंगे। थैंक यू एवरीवन।
एनसीईआरटी के इलस्ट्रेशन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने की नीड है, एज सच प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने की उतनी नीड नहीं है, बट अगर आप करोगे तो आपको थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप बोले कि यार अभी टाइम है तो प्रैक्टिस किया करो। हाँ अरु कुमार, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। आप मेरी चैनल में जो मैं बना दूंगा आगे, जो मैं जल्दी अनाउंस करूंगा, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो वॉलंटियरली। अभी की डेट में आपका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा यही रहेगा कि ऑनेस्टली अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो कि आप यहां से देख लो। क्योंकि अगर मैं दूसरे एंगल से देख लेता हूं, एक तो ठीक है कि 30,000 का ग्रोथ हो गया, बट दूसरे एंगल से देखता हूं मैं तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स है फा के लिए जिनको अभी आइडिया भी नहीं है इस चीज का। ठीक है दोस्तों, सेशन को क्लोज करें, आप लोग भी अब आराम कर लो, मेरा भी कल ऑफिस है, तो मिलते हैं कल। और इशू नॉमिनल जाना, परचेज आएगा तो नॉमिनल जाना, ठीक है ना, और बाकी तो फिर बाद में मैं हैंडल कर लूंगा। गुड नाइट। हाँ पूजा, आउटवेल दैट्स का हम प्रोविजनिंग करेंगे ना, तो उसको भी मैं पीएनएम लूंगा, और बैड डेट तो लेना ही लेना है प्रोविजन में। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। फ्रिज खाई लेगा सा काम। यार कल का टॉपिक क्या है, कोई बता दो प्लीज। सर ने मेंशन नहीं किया है शायद। मुझे लग रहा है कैश बेस्ड सिंगल एंट्री बोलिए। सिस्टम होगा शायद। इसके बाद जो होगा ना टॉपिक वही होगा शायद, जो जो एनसीईआरटी इसके बाद जो टॉपिक होगा वही होगा ऑब्वियसली। पता नहीं सर क्या। कोई मुझे यहाँ पे ये बताएगा जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। क्लियर नहीं आ रही है।